हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एसएन गुरुकुल पर। दोस्तों, हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं बिहार स्पेशल के अंतर्गत मध्यकालीन बिहार का इतिहास। मध्यकालीन बिहार का इतिहास जो है वो प्रारंभ होता है आपका बख्तियार खिलजी के आक्रमण से। तो हम लोग जानेंगे कि बिहार एवं बंगाल उस समय जो एक ही था, तो बिहार एवं बंगाल के किन किन क्षेत्रों पर जो है बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है, कौन कौन से शासक जो हैं वे उसके लपेटे में आते हैं और कौन उसके साथ युद्ध करते हैं और कौन उसके डर से भाग जाते हैं, उसे जो है सरेंडर कर देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि जब हम लोग प्राचीन बिहार के इतिहास का समापन कर रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि मौर्य वंश के बाद फिर जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बटा मगध साम्राज्य अर्थात बिहार, उसके बाद जो है फिर गुप्त वंश आया। तो किसी प्रकार जो है वह मगध साम्राज्य का विस्तार किया, एकीकृत किया। उसके बाद पुनः जो है गुप्त वंश के समाप्ति के बाद जो है पुनः बिहार अर्थात मगध साम्राज्य जो है वो खंड खंड में बढ़ जाता है। जिस समय जो है मगध गुप्त वंश का समाप्ति होता है, उस समय तक जो है बिहार कई अलग अलग छोटे शासक हो जाते हैं बिहार एवं बंगाल के क्षेत्रों में। जैसे आपका पाल वंश के बारे में हमने पढ़ा था, है ना, जिसका संस्थापक जो है वो गोपाल था। उसका क्षेत्र जो है मगध तक सीमित हो जाता है अंत तक, जब अंतिम पाल शासक जो है गोविंद पाल के आने तक, है ना। उसमें जो है हमने मुख्य रूप से आपको बताया था कि जो गोपाल था वह जो है उदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, और वही धर्मपाल जो है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। और रामपाल जब शासक था पाल वंश का, उस समय जो है कैवर्त विद्रोह जो है वो चरम सीमा पर था, है ना। तो इस प्रकार जो है एक तरफ कैवर्तों का विद्रोह हो रहा है, पाल वंश के अंतिम शासक गोविंद पाल तक जो है एकदम सिमट कर रह गया है बिहार तक, बिहार के मगध तक ही जो है सिमट कर रह गया, अर्थात दक्षिणी बिहार तक ही सिमट कर रह गया। वहीं भी दक्षिणी बिहार में भी जो है एक तरफ गढ़वाल लोग का जो है मालवा पर अधिकार हो गया है, बिहार के कई क्षेत्रों पर जो है अधिकार हो गया है। दूसरी तरफ जो है आपका चेरो राजवंश का जो है वह आपका जो है चंपारण हो गया, है ना, सारण हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, पलामू हो गया, आपका शाहाबाद हो गया। इन क्षेत्रों पर जो है चेरो राजवंश का जो है अधिकार हो जाता है, जिसका जो सबसे महान जो शासक होता है वो मेदिनी राय है आपका पलामू का। तो इस प्रकार जो है पाल वंश के शासन काल के समय भी जो है बिहार के दक्षिण में और दक्षिण पश्चिम के क्षेत्रों में जो है, उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में जो है वो कई अन्य जो है राजवंश आते हैं और छोटे छोटे जो है अपने क्षेत्रों पर अधिकार करके वो शासन करते हैं। वहीं यदि उत्तरी बिहार की बात किया जाए, तो उत्तरी बिहार में जो है आपका मिथिलांचल का जो क्षेत्र है, वहां पे कर्नाट वंश का शासन होता है, जिसके संस्थापक नान्य देव होते हैं। और राजधानी जो है सिमरावगढ़ है, जो नेपाल के बॉर्डर पर है, नेपाल और आपका बिहार के बॉर्डर पर है, नेपाल के तराई क्षेत्र जो है इसका मुख्य क्षेत्र होता है। इसमें जो है नरसिंह देव जो शासक आता है आपका नान्य देव के बाद, वह जो है बख्तियार खिलजी को नजराना देता है, जिससे जो है बख्तियार खिलजी समझ जाता है कि जो आपका कर्नाट वंश है वो कमजोर है, नजराना देना शुरू कर दिया। वहीं जो है इसका अंतिम शासक हरि सिंह, जिसको एक जो है महान समाज सुधारक के रूप में माना जाता है, उसने बहुत सारे समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए। उस समय जो है गयासुद्दीन तुगलक का आक्रमण होता है, हरि सिंह हार जाते हैं और उन्हें जो है छोड़ना पड़ता है। वहीं सेन वंश के बारे में आपको पता होगा, हमने बताया था पिछले जब हमने प्राचीन बिहार के इतिहास पढ़ा रहा था, उस समय सेन वंश के बारे में बता रहे थे कि बंगाल के क्षेत्र जो है वहां पे सेन राजवंश का स्थापना हो जाता है। और सेन राजवंश की स्थापना जो है सामंत सेन के द्वारा किया जाता है। इसमें बलाल सेन एक बहुत बड़े जो है राजा होते हैं, और बलाल सेन के द्वारा जो है दान सागर एवं अद्भुत सागर की रचना की जाती है। वहीं इसका अंतिम शासक जो है लक्ष्मण सेन रहता है। लक्ष्मण सेन के समय ही बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है, लक्ष्मण सिंह पराजित हो जाते हैं और फलतः उन्हें जो है लक्ष्मण सेन को अपना राजगद्दी जो है छोड़ करके जाना पड़ता है। तो इस प्रकार जो है अलग अलग जो है बिहार और बंगाल जो है कई छोटे शासकों में बटा हुआ था, जिसका फायदा उठा करके और तुर्कों का आक्रमण बार बार हो रहा था। बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ, बंगाल विजय अभियान चलाया गया, है ना। उसके बाद आपका गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो है बंगाल अभियान चलाया गया। तो इस प्रकार जो है तुर्कों के द्वारा बार बार आक्रमण हो रहे थे, लेकिन मुख्य रूप से जो है बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक जो श्रेय है वह दिया जाता है आपको बख्तियार खिलजी को ही दिया जाता है। और बख्तियार खिलजी ने ही मुस्लिम शासन की नींव बिहार में रखी।
इसमें बिहार छोटे छोटे शासक छोटे छोटे जो क्षेत्र बट गए थे, छोटे छोटे शासक हो गए थे, क्षेत्रों का शासक हो गए थे, जिससे हमने आपको अभी विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उसके बाद जो है आपका बख्तियार की पहली महत्वपूर्ण सफलता जो है वो उदनपुरी की विजय है। उदनपुरी के बारे में हमने आपको बताया कि उदनपुरी जो था वह आपका पाल शासक जो है, उदनपुरी का क्षेत्र था उसका, पाल वंश का, और वहां पे जो उदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। तो इसपे जो है बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है पहला महत्वपूर्ण सफलता जो है वो आपका उदनपुरी के क्षेत्र में ही होता है 1198 ईस्वी में। उसके बाद जो है 1203-4 में नदियां पर वो चढ़ाई की है ना। नदियां क्या है, तो आपका सेन वंश का जो है राजधानी नदियां ही है, बंगाल का क्षेत्र है, और यहाँ पर उसने चढ़ाई कर दिया। जिस समय जो है वहां का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन था, उसे पराजित कर दिया और लक्ष्मण सेन फलता वहां से भागना पड़ा। उसके बाद जो है बख्तियार ने जो भी आपका शिक्षा के केंद्र थे, है ना, जो बिहार और बंगाल के विकास का बहुत बड़ा जो है केंद्र कहा जाता था, तो उसमें जो है आपका उदनपुरी विश्वविद्यालय जो है ना, उदनपुरी विश्वविद्यालय आपका गोपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था, और वही नालंदा विश्वविद्यालय जो है कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था। अब इन तीनों विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया, और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कहा जाता है कि वहां पे आग लगा दिया था। और पुस्तकालय, चूंकि 3 पुस्तकालय हमने आपको पिछले के अध्याय में बताया है कि नालंदा विश्वविद्यालय में 3 पुस्तकालय थे और उसमें काफी जो है पुस्तकें थे, और 6 उसने आग लगाया था, तो उन पुस्तकालयों में 6 महीना तक जो है धू कर जलता रहा था। उसके बाद जो है बिहार बंगाल को जीत जाता है इस प्रकार, और जीतने के बाद जो है वह एक प्रांत के रूप में गठित करता है, और यहाँ का शासक जो है वो किसको बनाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासक बनाता है, और राजधानी इसका लखनऊती रखता है। कहाँ, लखनऊती। उसके बाद जो है 1206 ईस्वी में होता क्या है कि 1226 में अली मर्दान खिलजी, है ना, इसी का एक आदमी होता है, अली मर्दान खिलजी द्वारा जो है बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी जाती है, और जिसे जो है आपका बिहार शरीफ के इमादपुर में दफना दिया जाता है। उसके बाद 1206 ईस्वी में एक और घटना घटता है। मोहम्मद गौरी भी भारत छोड़ करके जब जा रहा था तो रास्ते में उसकी भी हत्या हो जाती है। उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत का स्थापना 1206 ईस्वी में ही होता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इस प्रकार संपूर्ण दिल्ली सल्तनत का जो है शासक के रूप में उभरता है ना। तो ये जो है आपका मुख्य रूप से बख्तियार खिलजी के द्वारा, कुतुबुद्दीन गयासुद्दीन जो है तुगलक के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है मुख्य रूप से बिहार और भारत में जो है आपका तुर्क शासन स्थापित किया कि मुसलमानों का जो है शासन यहाँ पर स्थापित हुआ। इसमें जो है दिल्ली सल्तनत का जो काल है वो 1206 से 1526 ईस्वी तक चलता है। लगभग 320 ईस्वी तक जो है दिल्ली सल्तनत का कार्य चलता है। दिल्ली सल्तनत मुख्य रूप से जो है अफगान शासकों का था, है ना। इसमें जो है आपका गुलाम वंश पहले आता है जो 1206 से 1290 ईस्वी तक इसका कार्यकाल होता है। उसके बाद खिलजी वंश आता है जिसका आपका 1290 से 1320 ईस्वी तक कार्यकाल होता है। फिर तुगलक वंश आता है 1320 से 1404 ईस्वी तक इसका कार्यकाल आता है, 1414 ईस्वी तक। उसके बाद सैयद वंश आता है 1414 से 1451 ईस्वी तक इसका कार्यकाल है। उसके बाद लोधी वंश आता है 1451 से 1526 ईस्वी में, और वहीं 1526 ईस्वी में जो है बाबर का एंट्री होता है, और उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत पर उसका अधिकार हो जाता है, और वह जो है दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके और फिर जो है मुगल वंश का वहां पे स्थापना कर देता है। इस प्रकार जो है दिल्ली सल्तनत की समाप्ति 1526 ईस्वी में होता है, लगभग 300-350 वर्षों तक शासन करने के उपरांत। तो ये है मुख्य रूप से जो है ये बातें हैं। यहीं से जो है बख्तियार खिलजी के आक्रमण से ही आपका मध्यकालीन बिहार का इतिहास पढ़ना है, और यहीं से मध्यकालीन भारत का भी इतिहास शुरू होता है। लेकिन उसमें हम लोग मध्यकालीन बिहार यानी बिहार स्पेशल, बिहार के संदर्भ में हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, इसलिए बिहार से जुड़ी इतनी ही बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। गढ़वाल वंश के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि गोविंद चंद्र जो है शासन था, गोविंद चंद्र का शासन था जिस समय बख्तियार खिलजी का जो है आक्रमण बिहार में होने वाला था, और वह जो है मगध जीत करके आपका पाल वंश से मगध जीत लिया था, और वह जो है मालवा पर अधिकार कर लिया था। और उसके द्वारा क्या हुआ था, उस समय जो है उतने तंगी में जो है एक तरफ जो है आपका त्रिपक्षीय युद्ध चल रहा था कनौज को लेकर के, आपने देखा ही था, है ना। उसके बाद आपका जो अंतिम शासक पाल वंश का अंतिम शासक जो था गोविंद पाल, उसके समय में जो है बहुत सारे जो है उस तरह से कार्य चल रहे थे जो समाज एकदम छिन्न भिन्न हो गया था। और उसी समय जो है आपका गोविंद चंद्र क्या किया, इसका मनेर ताम्रपत्र से जो है इसका उल्लेख प्राप्त होता है कि उसने जो है तुरुस्क दंड अर्थात कर का प्रावधान किया था। और इसने क्यों किया था यार,
किसानों से ये ले रहा था कि आपको जो है तुर्कों से हम रक्षा हेतु आपको दंड देना पड़ेगा, जिसका खर्च आप लोग की रक्षा के लिए हम लोग करेंगे, तुर्कों के आक्रमण से आपका रक्षा करेंगे। ये सब महत्वपूर्ण बातें थी, बहुत सारे जो है मुद्दे थे। जिसके बाद जो है बिहार और बंगाल में बंगालियों का या यहाँ का स्थानीय जो शासक थे वे कमजोर पड़ गए, और जिसका फायदा जो है तुर्क शासकों ने उठाया, और इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक, आपका गयासुद्दीन तुगलक हो गया, बख्तियार खिलजी हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इन सारे ने यहाँ पे मुस्लिम शासन की स्थापना की। तो ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हम लोग बारी बारी से गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग मुख्य रूप से बिहार में शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि शेर शाह सूरी का जो है महत्वपूर्ण भूमिका रहा है बिहार के क्षेत्रों में। मध्यकालीन बिहार के इतिहास में शेर सूरी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मध्यकाल में जो है बिहार के विकास में, बिहार पे शासन करने में, और शेर प्रथम बिहारी ऐसा शासक हुआ था जो दिल्ली सल्तनत पर जाकर के उसने राज किया था, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इसमें हम लोगों ने पहले अध्याय में पढ़ा कि किस प्रकार बख्तियार खिलजी के द्वारा बिहार और बंगाल पर आक्रमण किया गया, उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो है आक्रमण किया गया, और मुख्य रूप से जो है बख्तियार खिलजी को ही बिहार एवं बंगाल में मुस्लिम शासन स्थापित करने का श्रेय जाता है, और उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक बिहार बंगाल के साथ ही पूरे दिल्ली सल्तनत का शासक बन जाता है। उसके बाद हम लोग जो है इस अध्याय में पढ़ेंगे मुख्य रूप से जो आपका दिल्ली सल्तनत के जो सल्तनत कालीन जो वंश होते हैं, जैसे आपका गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, इसके बारे में हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे बिहार के संदर्भ में, है ना। ऐसे आपका एक एक चैप्टर होना चाहिए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लेकिन जब हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बिहार के संदर्भ में जो हमें पढ़ना है उतनी बातों को हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। गुलाम वंश के जहां तक सवाल है, तो इसमें जो है इल्तुतमिश जो है उसका नाम आता है कि 1225 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण करने वाला प्रथम सुल्तान जो है इल्तुतमिश को माना जाता है। तो आपका प्रश्न जब आएगा कि बिहार पर आक्रमण करने वाला प्रथम सुल्तान किसे माना जाता है, तो वह इल्तुतमिश है, जो 1225 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया था। और बिहार पर आक्रमण करके उन्होंने बिहार शरीफ, बाढ़ एवं लखनऊती पर अपना अधिकार कायम कर लिया था। उसके बाद जो है उसका प्रथम सूबेदार जो होता है वह मलिक अलाउद्दीन जानी जो है उसका प्रथम सूबेदार होता है, जो बिहार में उसे सूबेदार के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो आपको जो है इस बात को ध्यान में रखना है कि गुलाम वंश का जो है प्रथम सूबेदार कौन होता है, तो वह है मलिक अलाउद्दीन जानी। उसके बाद जो है इल्तुतमिश का पुत्र है नसीरुद्दीन महमूद, जो लखनऊती के हिसामुद्दीन पर जो है विजय प्राप्त करता है। उसके बाद आते हैं बलबन जो है उसे तुगरील खां के विद्रोह को दबाने के लिए जो है वह बिहार आया था। बलबन मुख्य रूप से बिहार क्यों आया था, तो तुगरील खां के द्वारा विद्रोह बिहार में चल रहा था, उसको दबाने के लिए जो है बलबन बिहार आया था। और उसने जब बिहार आया तो जब देखा कि विद्रोह जो है चरम सीमा पर है, इसे संभालना मुश्किल हो रहा है ना, तो इसको लेकर के जो है बिहार और बंगाल को वह पृथक कर दिया, अलग अलग बांट दिया, ताकि शासन करने में आसानी हो, है ना। तो इस प्रकार जो है आपका गुलाम वंश का जो है बिहार के संदर्भ में इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। खिलजी वंश की जहां तक बात करते हैं बिहार के संदर्भ में, तो खिलजी वंश का एक शासक होता है जो सर्वप्रथम जो है बंगाल का शासक होता है, उसका नाम है रुकुनुद्दीन कैकाउस, है ना। वह जो है बाद में जो है बिहार पर भी उसका आधिपत्य कायम हो जाता है। और वहीं पे एक खिलजी वंश के साथ एक जो है नकारात्मक घटना घटता है। होता क्या है कि दरभंगा के जो राजा हैं शक्र सिंह, दरभंगा के राजा कौन है, उस समय खिलजी वंश के शासनकाल के समय ही दरभंगा के राजा होते हैं शक्र सिंह, उनके द्वारा जो है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल को जो है हरा दिया जाता है, उस पर विजय प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये प्रश्न मुख्य रूप से बन सकता है क्या कि बिहार के किस राजा के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति को पराजित किया गया था, या सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल पर विजय प्राप्त किया गया था, तो वह थे दरभंगा के राजा शक्र सिंह। उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बेगूसराय में जो है एक मस्जिद का भी निर्माण किया गया है, जो आज भी आपको देखने को मिलेगा। तो यह मुख्य रूप से जो खिलजी वंश के संबंध में जो है आपको बिहार के संदर्भ में पढ़ना था। उसमें तो हम लोग जो है आपका बख्तियार खिलजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही है ना, पिछले अध्याय में। और खिलजी वंश जब स्थापित होता है तो इसमें मुख्य रूप से इन बातों को ध्यान में आपको रखना है।
वहीं आता है तुगलक वंश की बारी। तो तुगलक वंश के बारे में हम लोगों को जानना यह है कि एक मिनहाज की तबकात ए नासरी का उल्लेख है, अभिलेख है, उसके द्वारा ये प्राप्त होता है कि उस समय जो है बिहार नाम जो है उसी अभिलेख से प्राप्त होता है। और साथ ही यह भी प्राप्त होता है कि उस समय तुगलक वंश के समय जो बिहार था उसका राजधानी जो है बिहार शरीफ था, है ना। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश के प्रमुख शासक हैं। वे जो है तिरहुत में टकसाल की स्थापना किए थे। टकसाल आप सभी को पता है कि टकसाल क्या होता है, तो उसमें जो है मुद्राएं बनाई जाती है, सिक्का सिक्का जो है उसमें निर्मित होता है टकसाल में। तो तिरहुत में टकसाल की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। और कर्नाट वंशीय हरि सिंह देव पर विजय भी उन्हीं के द्वारा जो है प्राप्त जो है किया गया था। हमने आपको पिछले के अध्याय में बताया था कि जिस समय जो है गयासुद्दीन तुगलक का बिहार और बंगाल पर आक्रमण हुआ, उस समय जो है कर्नाट वंश जो मिथिलांचल क्षेत्र में जो है कर्नाट वंश था, उसका जो हरि सिंह अंतिम शासक जो थे, उसी समय जो है हरि सिंह शासक थे। और उन पर जो है गयासुद्दीन तुगलक का आक्रमण हुआ और हरि सिंह हार गए, जो है पराजित हो गए। गयासुद्दीन तुगलक जो है उस पर विजय प्राप्त कर लिया था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक का समय आता है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वह तिरहुत क्षेत्र का सल्तनत में जो है वो विलय कर देता है ना। तिरहुत क्षेत्र का सल्तनत में विलय करता है। सल्तनत मतलब दिल्ली सल्तनत में। तिरहुत क्षेत्र चूंकि आपका जो है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जीता जाता है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक का भी एक जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक का जो सूबेदार होता है, सेनापति होता है, उसके द्वारा जो है अंतिम रूप से जो है आपका कर्नाट वंश पर जो है विजय प्राप्त किया जाता है हरि सिंह पर। और उसके बाद मिथिलांचल यानी तिरहुत और मिथिला के क्षेत्र को जो है वह दिल्ली सल्तनत में विलय कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है उसका नाम तुगलकपुर रख दिया जाता है ना। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का भी निर्माण कराया गया है। सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन अहमद याहिया मेंडरी की खानकाह बिहार शरीफ में भी गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा निर्माण किया गया है। तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बिहार में किए गए कुछ कार्य हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है ना। पहला क्या था, तो तिरहुत और मिथिला के क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। उसके बाद उसका नया नाम रखा तुगलकपुर। उसके बाद जो है दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण किया। उसके बाद उन्होंने एक सूफी संत, उसी के समकालीन सूफी संत थे जिनका नाम था मखदूम शरफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी, इनका जो है खानकाह बिहार शरीफ में निर्माण किया। उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक भी जो है बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में उन्होंने आए थे, है ना। और ये जो है तिरहुत में वैरनार वंश की स्थापना करते हैं। साथ में बिहार के सूफी संत शेख अहमद चिरमपोश से एक भेंट करते हैं, है ना। और यहीं पे इनका जो है एक नाम आता है कि राजगीर के जैन मंदिर के जो अभिलेख हैं उससे प्राप्त होता है कि फिरोज शाह तुगलक जो है जैन मंदिर के निर्माण में जो है वो जैनों को अनुदान प्रदान किया था। ऐसा जो है जैन मंदिर के अभिलेख से प्राप्त होता है, जो राजगीर के अभिलेख हैं। फिरोज शाह तुगलक से संबंधित जो है पटना और गया से कई अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, जिससे जो है फिरोज शाह तुगलक के बारे में बहुत सारी जानकारियां और तुगलक वंश के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। वहीं एक मलिक इब्राहिम होते हैं जिनको मलिक बया भी कहा जाता है। और इनका जो है बिहार शरीफ में इनका मकबरा स्थित है। तो इस प्रकार बिहार शरीफ के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा, है ना। क्योंकि उस समय तुगलक वंश के समय जो है बिहार की राजधानी बिहार शरीफ ही था, इसलिए बिहार शरीफ पर इन लोगों का काफी जोर था, है ना। तो ये मुख्य बातें जो है आपको ध्यान में रखना है सल्तनत कालीन बिहार को लेकर के। आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश से संबंधित इतने ही बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, इससे प्रश्न बनते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन बिहार का इतिहास, जिसमें हम लोगों ने पहले 2 अध्याय हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। पहले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार जो है बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में, और फिर बिहार में जो है मुस्लिम शासन का स्थापना किया जाता है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में होती है। उसी में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत कालीन प्रमुख वंशों के बारे में पढ़ा, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार में अफगान शासक के बारे में, और बिहार में जो है मुगल कालीन बिहार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बिहार में मुगल काल में बिहार का क्या स्थिति और परिस्थिति था। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं बिहार में अफगान शासक के बारे में, है ना। संस्थापक जो था आपका अफगान शासन का, वह था सिकंदर शाह लोदी का एक प्रशासक हुआ करता था जिसका नाम था दरिया खान दुरानी। क्या नाम था? दरिया खान दुरानी के द्वारा बिहार में अफगान शासन की स्थापना की गई थी। और वह दरिया खान दुरानी जो था वह सिकंदर शाह लोदी का प्रशासक था। आपको यह बात ध्यान में रखना है कि जो सिकंदर महान था, है ना, धनानंद के समय में
जिसका आक्रमण हुआ था भारत में, वह दूसरा सिकंदर था, और यह जो है सिकंदर शाह लोदी, यह दूसरा सिकंदर है ना। तो दोनों ध्यान में आपको रखना है। स्वतंत्र अफगान सत्ता की स्थापना जो है सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी द्वारा किया गया, है ना। सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी द्वारा स्वतंत्र अफगान सत्ता की स्थापना बिहार में की गई। वहीं देखा जाए आपका बाबर के समकालीन अफगान शासकों के बारे में यदि आपसे प्रश्न आती है कि बिहार में कौन कौन से जो है बाबर के समकालीन अफगान शासक थे, तो उसमें दो अफगान शासकों का नाम आता है, एक है मोहम्मद शाह और दूसरा है नुसरत शाह। वहीं आपको सर्वाधिक शक्तिशाली अफगान शासक के बारे में यदि प्रश्न आता है तो सभी को जानते हैं, है ना, सर्वविदित है शेर शाह सूरी के बारे में, जो एक ऐसा अफगान शासक जिसने जो है दिल्ली सल्तनत को चुनौती दिया, मुगल शासन को, मुगल शासक को, मुगल वंश को, है ना, जो हुमायूं था उसको जो है इन्होंने चुनौती प्रदान किया। तो इस प्रकार जो है सर्वाधिक शक्तिशाली अफगान शासक के रूप में शेर शाह सूरी को जानते हैं। शेर शाह सूरी के बारे में हम लोग विशेष जानकारी जो है अगले के अध्याय में लेंगे। शेर शाह सूरी के पश्चात बिहार में जो है आपका अफगान वंश जो है वह करारानी वंश के रूप में जो है एक नया वंश का स्थापना हुआ था। तो आपको प्रश्न में आ सकता है कि बिहार में शेर शाह सूरी के बाद कौन सा अफगान वंश जो है वह उसका स्थापना हुआ था, तो उसका नाम है आपका करारानी वंश, जिसका जो संस्थापक हुए वे ताज खां करारानी थे, है ना। ताज खां करारानी के द्वारा शेर शाह सूरी के उपरांत बिहार में एक नए अफगान वंश का स्थापना किया गया, जिसका नाम है करारानी वंश। वहीं जो है आपका अफगान और मुगल शासकों के बीच में युद्ध भी हुआ, जिसमें जो है घाघरा का युद्ध महत्वपूर्ण रूप से जो है घाघरा का युद्ध का नाम आता है, जिसमें बाबर ने अफगानों को हरा दिया था। और वहीं दौराह का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं ने अफगानों को हराया था। इस प्रकार जो है घाघरा का युद्ध में बाबर ने अफगानों को हराया, और दौराह के युद्ध में हुमायूं ने किसको हराया, तो हुमायूं ने आपका अफगानों को हराया, है ना। बाबर घाघर ऐसे आपको याद रखना है, घाघरा का युद्ध बाबर से मिला, जो बाबर घाघर ऐसे कोऑर्डिनेट करना है। दौराह हुमायूं, दौराह में ह है, दौराह ह खत्म होता है, हुमायूं में ह से शुरू होता है, दौराह हुमायूं, ये जो है आपको इस तरह से ध्यान में रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ मुगल कालीन बिहार के बारे में कि मुगल काल के समय जो है बिहार का स्थिति परिस्थिति क्या रहा था, और किन किन शासकों के द्वारा बिहार में क्या कुछ किया गया। सबसे पहले जो है जहां तक यदि सूबेदार की बात किया जाए, क्योंकि मुगल जो वंश था वह तो पूरे दिल्ली साम्राज्य पर जो है उसका अधिकार था, पूरे भारतवर्ष में उसका शासन था, तो वह अलग अलग जगहों पर जो है बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, अलग अलग क्षेत्रों पर अपना सूबेदार बैठा रखा था। तो मुगल काल में प्रथम जो मुगल सूबेदार हुआ वह है खान ए खानम मुनीम। क्या नाम है आपका, प्रश्न आएगा कि बिहार का प्रथम मुगल कालीन सूबेदार कौन था, तो आपका आंसर होगा खान ए खानम मुनीम। क्या आंसर होगा, खान ए खानम मुनीम, है ना। वहीं बाबर के शासनकाल में यदि देखा जाए तो महमूद लोदी को पराजित कर जलाल खान को बिहार का प्रशासक बनाया था, है ना। जलाल खान के बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यह जो है बाबर जो है क्या किया था कि महमूद लोदी को यहाँ पराजित कर दिया था। महमूद लोदी कौन था, तो वह एक अफगान शासक था, है ना। महमूद लोदी कौन था, अफगान शासक था, और उसको हरा करके और यहाँ पे जलाल खान को जो है बिहार का प्रशासक बनाया, है ना। उसके बाद जो है हुमायूं जो है बाबर के बाद हुमायूं आता है। तो हुमायूं और आपका जो शेर शाह सूरी है उसके बीच में जो है आपका यहाँ पे चौसा में, है ना, चौसा में जो है एक युद्ध हुआ था। बक्सर जिला में चौसा पड़ता है, तो वहां पे एक युद्ध हुआ था, और चौसा में ही जाकर के जो है आपका वहां पे दो नदियों का संगम है चौसा में, वहां पे जो है एक युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में जो है हुमायूं पराजित हो गया था और शेर शाह सूरी जीत गया था। हमने बताया आपको कि शेर शाह सूरी जो है एक ऐसे महान बिहारी शासक हुआ, अफगानी शासक, जिसने जो है मुगल कालीन आपका राजाओं को उन्होंने चुनौती दिया, पराजित किया, और लगभग जो है 10 साल तक अफगान जो है आपका शेर शाह सूरी के वंश का जो है वहां पे मुगल आपका दिल्ली सल्तनत पर जो है शासन कायम रहा, है ना। उसके बाद अकबर है, तो अकबर द्वारा जो है आपका हाजीपुर दुर्ग पर जो है विजय प्राप्त किया गया। अकबर के द्वारा 1574 ईस्वी में अकबर ने हाजीपुर दुर्ग पर जो है विजय प्राप्त किया, और जिस समय अकबर जो है 1574 में हाजीपुर दुर्ग पर विजय प्राप्त किया, उस समय वहां के शासक कौन थे, तो वहां के शासक थे दाऊद खां करारानी। कौन थे, दाऊद खां करारानी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि शेर शाह सूरी के उपरांत जो है आपका बिहार में
जो है अफगान वंश के रूप में जो है आपका करारानी वंश का ही स्थापना किया गया था। उसका ताज खां करारानी के द्वारा उस वंश का स्थापना किया गया था। वही वंश का जो एक राजा था दाऊद खां करारानी, जो हाजीपुर पर शासन कर रहा था, और उस समय जो है 1574 में अकबर ने उसे हरा करके हाजीपुर को जीत लिया था। उसके बाद पटना को जीता, 1575 में मिथिला को जीत गया, है ना। और उसके बाद जो है अकबर ने क्या किया कि बिहार को मुगल सूबा घोषित कर दिया, है ना, कि बिहार जो है अब अफगानों के हाथ में नहीं रहा, अब जो है बिहार एक मुगल सूबा है। यहाँ पे सूबेदार जो है बहाल होने लगे, जिसमें प्रथम सूबेदार जो है वो खान मुनीम को घोषित किया गया, है ना। तो 1580 ईस्वी से जो है बिहार क्या हो गया, मुगल वंश का, है ना, मुगल शासन का जो है एक क्या हो गया, सूबा घोषित हो गया। उसके बाद जहांगीर का शासनकाल आता है। जहांगीर जो है खोखरा देश से कहा जाता था। तो अभी जो झारखंड के छोटानागपुर पठार का जो क्षेत्र है उसको खोखरा देश कहा जाता था। तो खोखरा देश अर्थात वर्तमान के छोटानागपुर पठार के क्षेत्र पर जो है जहांगीर के द्वारा अधिकार किया गया था। उसके बाद जहांगीर के इस समय में जो है शहजादा खुर्रम का विद्रोह जो है उसको शहजादा खुर्रम के विद्रोह का जो है आपका जहांगीर को सामना करना पड़ा था, है ना। औरंगजेब का शासनकाल में क्या हुआ, औरंगजेब ने क्या किया कि पौत्र अजीम को सूबेदार नियुक्त किया बिहार का। कहां का, औरंगजेब का जो पौत्र था अजीम, है ना, तो अजीम को जो है बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। उसके बाद जो है अजीमाबाद के रूप में पटना का पुनर्निर्माण व सौंदर्यीकरण किया। पटना का अजीमाबाद के रूप में जो है पुनर्निर्माण किया गया और उसका सौंदर्यीकरण किया गया। उसके बाद फर्रुखसियर जो है, फर्रुखसियर के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है ना। जब आधुनिक भारत का इतिहास जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय की फर्रुखसियर जो है वह पटना में ही वह अपना राज्याभिषेक करवाता है ना। तो फर्रुखसियर से पटना अजीमाबाद जो है उस समय अजीमाबाद कहा जाता था। आज का वर्तमान का पटना जो है अजीमाबाद कहा जाता था। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो है पाटलीग्राम, फिर पाटलिपुत्र, है ना, उसके बाद पटना, अजीमाबाद, फिर पटना, है ना, इस प्रकार से नया नया नाम जो है जुड़ते गया। बिहार के प्रमुख मुगल सुल्तान कौन कौन हुए, तो आपका अकबर के शासन में जो है सुजात खां था, मिर्जा अजीज कोका था, राजा मान सिंह था, ये सब जो है बिहार के थे। अब इन लोग जो है बिहार में मुगल सूबेदार के रूप में इन लोगों ने काम किया। उसके बाद जहांगीर के शासनकाल में अफजल खां था और शहजादा परवेज था। शाहजहां के शासनकाल में खान ए आलम था और शाइस्ता खां था। और औरंगजेब के शासनकाल में शहजादा अजीम था। तो ये जो है बिहार के प्रमुख मुगल सूबेदार थे विभिन्न मुगल वंश के शासकों के समय में। तो अकबर के काल में सुजात खां, मिर्जा अजीज कोका और राजा मानसी था। राजा मानसी के बारे में आपको ध्यान में रखना है, उससे प्रश्न आता है कि राजा मानसी जो है किसके शासनकाल में बिहार था, तो अकबर के शासनकाल में। किसके सामने शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, है ना। और जहांगीर के शासनकाल में अफजल खां और शहजादा परवेज था। शाहजहां के शासनकाल में खान आलम और शाइस्ता खां था। औरंगजेब के काल में शहजादा अजीम था, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये मुख्य बातें थी आपको बिहार में अफगान शासन और मुगल बिहार के संदर्भ में, है ना। आपको इन बातों को ध्यान में रखना है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं शेर शाह सूरी के बारे में, जो बिहार का महान शासक हुआ, महान अफगान शासक जिसने जो है हुमायूं को पराजित करके और दिल्ली सल्तनत पर अपना शासन कायम किया। तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, यह जो शेर शाह सूरी है इसका नाम शेर शाह सूरी था नहीं। एक्चुअली शेर शाह सूरी का नाम तब पड़ा जब वह हुमायूं को हरा करके और दिल्ली सल्तनत पर अपना जो है आधिपत्य कायम किया। इसका जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? इसका जन्म 1486 ईस्वी में हुआ। जब जन्म हुआ तो उसका नाम था फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां। अब इसके पिता का नाम था हसन खां। हसन खां कौन थे? तो ये सासाराम के जागीरदार थे। किसके शासनकाल में? तो इस समय जो है आपका नुहानियों का जो है नुहानी का यहाँ पे जो है शासन था और नुहानियों के अधीनस्थ वे जो है सासाराम के जागीरदार थे। कौन? हसन खां, है ना, उनके पिता। और एक समय का बात है कि जो आपका शेर शाह जिसको बोल रहे हैं फरीद खां, जिसका नाम था बचपन का, वह जो है आपका बहार खां के साथ जो है वो गया था कहाँ? जंगल में शिकार करने, है ना। और बहार खां पर जो है अटैक हो गया। किसका? शेर का। और ये जो आपका है ये आपका फरीद खां उठा से एक के बार में शेरवा को मार दिया। तो वहीं पर जो है उसी समय से इसको जो है उपाधि मिल गया शेर खां का, कि तुम तो यार बहादुर आदमी हो, शेर को मार देते हो, शेर को खाने वाले हो, शेर खां नाम रख दिया, है ना। तो यह उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो बहार खां नुहानी या उसको लोहानी भी कहते हैं, उसके द्वारा दिया गया। इनको एक और उपाधि जो है मिला था आपका हजरत ए आला का उपाधि भी फरीद खां को मिला था, है ना। इस प्रकार फरीद खां क्या हो गया? शेर खां यहाँ से हो गया। बहार खां के द्वारा शेर खां की उपाधि से प्राप्त हो मिल गया। अब हुआ का एक बार ऐसा, यह
जो है नुहानियों के लिए दुर्भाग्य कहिए और जो है शेर खां के लिए इसे सौभाग्य कहिए। हुआ का कि जो है बहार खां की पत्नी जो बहार खां जो है वो मर गया। कौन मर गया? बहार खां। और बहार खां जो है नुहानी का जो है वो सरदार था, उसको शासक कहिए, राजा कहिए। और उसी का अधीनस्थ जो है आपका फरीद खां यानी कि शेर खां के बाप जो है वो क्या करते थे? जागीरदारी करते थे। अब तो मर गया। मर गया तो अब जो है ये दिमाग लगाया का जो है शेर खां का किया कि उसके साथ बहार खां के मेहरारू से उसका शादी कर लिया अपना। और उसका जो है विधवा कौन थी? विधवा थी आपका दूदू बेगम। क्या नाम था? दूदू बेगम। ये तो ऐसे याद रहेगा। दूदू बेगम से शादी कर लिया कौन? शेर खां कर लिया। अब शेर खां जब दूदू बेगम से शादी कर लिया तो राजा ना हो गया, क्योंकि रानी से विवाह कर लिया तो राजा हो गया। अब बिहार, पूरा बिहार का जो है वो उसके अंतर्गत आ गया, उसके अधीनस्थ जो है पूरा बिहार आ गया। बिहार का वो शासक बन गया। अब ना पूरा जो है धन संपत्ति पूरा जो है आपका सारा जो है इसको मिल गया। किसको? शेर खां को। शेर खां जो है राजा बन गया, है ना। उसके बाद जो है सूरजगढ़ की लड़ाई लड़ा। सूरजगढ़ की लड़ाई लड़ा तो उसमें जो है बंगाल को पराजित कर लिया। बिहार के साथ बंगाल पर भी अपना अधीनस्थ कायम कर लिया। अब जो है दिल्ली में तो हलचल मच गया। दिल्ली में कौन था उस समय? तो बाबर थे, हुमायूं थे, है ना। तो बाबर जो है हुमायूं को भेजा कि देखो यार बिहार में ये सब क्या हो रहा है। तो आया हुमायूं, सोचा कि लड़कवा क्या कर रहा है, उसको तो हराइए देंगे। आया से लड़ गया। कहाँ लड़ा? आपका चौसा में लड़ा। कहाँ लड़ा? चौसा बक्सर में है, चौसा, है ना। वहां पे दो नदियों का संगम है। 1536 में जो है बंगाल को हराया सूरजगढ़ की लड़ाई में। कौन? शेर खां। और उसके बाद जो है 1539 में हुमायूं आया इससे लड़ने, है ना। और हुमायूं को भी जो है ये धूल चटा के भेजा, हरा दिया हुमायूं को, है ना। और 1539 में हरा दिया जब, तो हुमायूं लगा भागे, है ना। तो ये जो है खदेड़ने लगा कौन? शेर खां खदेड़ने लगा पीछे पीछे। ये जा कहां तक तू जाएगा, है ना। उसको जो है खदेड़ते 1539 से जाकर के 1540 में वो पकड़ाया। कहाँ? कनौज बिलग्राम में वो पकड़ाया। और फिर से वहां युद्ध हुआ। हुमायूं और शेर खां के बीच जो है फिर युद्ध हुआ। और अंततः जो है शेर खां हुमायूं को हरा देता है। और यही जब हराता है ना, तो यहीं से जो है उसका नाम पड़ जाता है शेरशाह। क्या नाम पड़ जाता है? शेरशाह सूरी, है ना। अब हुमायूं जो है भारत छोड़ के भाग जाता है। अब तो दिल्ली खाली हो गया। अब दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठेगा? तो शेरशाह बैठेगा। और शेरशाह जो है दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया और सूर्यवंश की स्थापना कर दिया, है ना। बहुत कम समय तक रखा वो। 1540 में जो है दिल्ली के गद्दी पर बैठा और 1545 में उसका जो है शेरशाह मर भी गया था। लेकिन उतना ही बीच में 5 साल में जो है ऐसा काम किया, ये इतिहास रच दिया, है ना। 1540 में जो है दिल्ली के गद्दी पर बैठा हुमायूं को हरा करके। 41 में वो क्या किया? शेरशाह जो है वो पटना में दुर्ग बना दिया, दुर्ग स्थापित किया। और वहीं जो है अपना राजधानी बना दिया, पटना को अपना राजधानी बनाया। अब इसका वर्णन कहाँ मिलता है? इसका वर्णन मिलता है अब्दुल्लाह के तारीख दाऊदी में। इसका वर्णन मिलता है कि शेरशाह ने 1541 में पटना में दुर्ग बनाया और पटना को अपना राजधानी बनाया, है ना। 1543 में रायसेन पर विजय प्राप्त किया। 1544 में जो है वह मारवाड़ यानी राजपूतों को जीता। कहाँ? राजस्थान में राजपूतों का शासन था। मेवाड़ मारवाड़ सब जीत लिया, है ना। और वहीं पे कहा था कि मुट्ठी भर बाजरा के चक्कर में जो है पूरा हिंदुस्तान हम खो देने वाले थे, लेकिन अंततः जो है उसका बच गया। वो बोला, वो गलती माना, है ना। जब राजपूतों से लड़ रहा था तो वहां पे बहुत जो है इसको खर्चा उर्चा हो गया था, तो लगा इसको कि हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अंततः जो है मेवाड़ों पर जो है राजस्थान के राजपूतों पर भी विजय प्राप्त किया 1544 में। और 1545 में वो फिर जो है इतना महत्वाकांक्षी हो गया था, वो लड़ रहा था। इसको लगा कि सबके हम हराते चल जाएंगे, पूरा जो है भारत के कोने कोने पर जो हमारा अधिकार हो जाएगा ना। कलिंजन में गया, कलिंजन अभियान चलाया। वहां पे जो है तो जो है खुद से चला रहा था। 6 महीना जो है वहां तक पर इन लोगों ने घेरा ढाला था, है ना, लेकिन जीत नहीं रहा था। तो खुद से ही जो है तोप चला रहा था। और कई समूह जो है इसको गोली लग गया, है ना, तोपवा वाला अग्नियास्त्र उसको बोला जाता है। तो उसी से जो है वो मर गया था। 1545 में जो है इसका मृत्यु हो गया था। इस प्रकार आपने देखा कि 1486 में उसका जन्म हुआ। कब? 1486 में। वो 1545 में वो जाकर के मरा, है ना। यानी कि 45 और 14 लगभग 60 साल जो है वो जिंदा रहा, है ना। तो इतना दिन में बहुत सारे काम किया। महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या है? तो शेर सासाराम में जो है, सासाराम का मकबरा तो एकदम काफी प्रचलित है, प्रसिद्ध है। तो सासाराम में वो अपना मकबरा बनाया। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है ना। यह जो है इसका विशेषता क्या है? तो यह जो है एक कृत्रिम झील है, तालाब जिसको बोल सकते हैं, झील है। और उसके बीच में जो यह स्थापित है, चारों तरफ से इसका रास्ता है। और यह जो आपका मकबरा है वो अष्टकोणीय है। और यह लाल बलुआ पत्थर से बना है। कैसन से बना है? लाल बलुआ पत्थर से बना है। उसके साथ साथ ने जब्त प्रणाली भी चलाया, है ना। और भूमि के माप के आधार पर जो है लगा निर्धारण किया।
जहां जहां जैसा जो है इस 3 प्रकार के भूमि जो है बांटा गया था, उच्च भूमि, मध्यम प्रकार के भूमि और निम्न भूमि। जहां पे जैसा उत्पादन होता था उस प्रकार के जो है लगान जो है वसूला गया, है ना। विशेष जो है तंग नहीं किया गया किसानों को। और बाद में जो है अकबर, जो मुगल शासक अकबर था, वह जो है शेर शाह सूरी के द्वारा जो बनाया गया माप प्रणाली और लगान निर्धारित किया गया, उसका जो है अकबर ने ही पालन किया। उसके बाद जो है डाक सेवा का शुरुआत जो है शेर शाह सूरी ने किया। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है 4 गो रोड उस समय बनाया था, वो क्या वो 4 गो रोड, है ना। कलकत्ता से दिल्ली वाला रोड जो है आपका औरंगाबाद होते हुए, वो कौन बनाया था? शेर शाह सूरी ने बनाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड, है ना। NH2 जिसको बोलते हैं। 148 ग्रेन चांदी का सिक्का इसने जो है रुपया चलाया था। कि कितना का? 148 ग्रेन चांदी का जो है रुपया इसने चलवाया। और जो है भूमि मापन के क्षेत्र में जो है ना सिकंदरी गज का जो है प्रचलन इसने शुरू किया। तो ये जो है मुख्य बातें थी शेर शाह सूरी से जुड़ी हुई, जिससे आपको जो है अवश्य ही ध्यान में रखना है। इससे प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं यदि बिहार में कोई भी परीक्षा हो तो। मध्यकालीन बिहार के इतिहास में बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना था, मुश्किल से 5 चैप्टर में हमने जो है खत्म कर दिया, है ना। मुश्किल से 1 घंटा के अंदर जो है पूरा मध्यकालीन बिहार का इतिहास आपका समाप्त हो गया है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे आधुनिक बिहार का इतिहास, जिसे पढ़ने में बहुत ही आपको मजा आएगा, रोचकता है और उससे ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। चाहे सेक्शन भारत के इतिहास का हो या बिहार के इतिहास का हो, आपका आधुनिक जो इतिहास होता है, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक बिहार का इतिहास, उससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें ईस्वी सन भी आपको याद रखने होते हैं। और चूंकि इसलिए कि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए तथ्य होते हैं आपका आधुनिक इतिहास में, इसलिए जो है उससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं इसमें क्या कुछ खास है। दोस्तों, मध्यकालीन बिहार के इतिहास के अंतर्गत जो है सिख धर्म आए, है ना। उसके बाद आपका सूफी संत हुए बहुत सारे, और जो आपके मध्यकाल के समय जो भी भारत के शासक हुए उन्होंने अभिलेख भी लिखवाए हैं। तो इन सारे बातों के बारे में आपको जानकारी सिर्फ रखना है, उसे रट कर याद नहीं करना है, सिर्फ घूट कर पी जाना है ना। प्रश्न हो सकता है कि इससे आए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सूफी संतों के बारे में। तो दोस्तों, इमाम मोहम्मद ताज फकीह साहब, कौन? इमाम मोहम्मद ताज फकीह साहब, जिनका खानकाह है मनेर शरीफ में, है ना। अब यह खानकाह 1180 ईस्वी में बना था। शाह अलाउद्दीन बुखारी सतारी, क्या है? शाह अलाउद्दीन बुखारी सतारी साहब, इनका खानकाह है बेगूसराय में। और अगला है मोहम्मद जिलानी अमझरी कादरी, तो अमझरी इनका नाम में ही जुड़ा हुआ है, इसलिए इनका जो है अमझर शरीफ में, इन्हीं के नाम से जो है उस जगह का नाम पड़ा अमझर शरीफ, और अमझर शरीफ में इनका खानकाह है। शेख सरफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी साहब का जो है बिहार शरीफ में है ना। उसके बाद मोहम्मद जो बिहार शरीफ वाला जो आपका खानकाह है, उसमें जो है पैगंबर मोहम्मद के दाढ़ी के बाल व अंगूठी वहां पे संरक्षित रखे गए हैं ना। दरिया साहब के बारे में कोई कौन नहीं जानता। दरिया साहब, हालांकि 2 दरिया साहब हैं, एक आपका है राजस्थान के तरफ का और एक दरिया साहब है आपका बिहार वाले। तो हम लोग जो है बिहार के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो बिहार वाले दरिया साहब के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बिहार वाले दरिया साहब सूफी संत थे। एक्चुअली सूफी संत होते कौन है? ये जो है कबीर दास के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। कबीर दास की उल्टी बानी, है ना, बरसे कमल भीगे पानी। तो कबीर दास के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो कबीर दास के ही ये सब जो है अनुयायी थे। कबीर दास एक के द्वारा जो एक नए मार्ग का प्रशस्त किया गया, उन्हीं मार्गों पर चलते हुए जो है समाज के हित में जो है सुधार का प्रयास किए। तो दरिया साहब जो है वो अपना बिहार भोजपुर के रहने वाले थे। उनका जन्म जो है भोजपुर बिहार में हुआ था और उन्होंने जो है बीजक, दरिया सागर, ज्ञान दीपक जैसे जो है उन्होंने महत्वपूर्ण जो है ग्रंथों की रचना की। और इनका जो है सारण और मुजफ्फरपुर में 2 जगह जो है दरिया साहब के गद्दी मिला है। गद्दी, है ना, वहाँ गद्दी मतलब वहां पे उनको उनका निवास स्थान के तौर पर जो है वहां पे उनके जो है मिला है दरिया साहब का। कहाँ पे? आपका सारण एवं मुजफ्फरपुर में। उसके बाद हम लोग आएंगे बिहार के मध्यकालीन अभिलेख के बारे में। चूंकि जो है सम्राट अशोक के द्वारा जो है अभिलेख लिखने का कार्य प्रारंभ किया गया था प्राचीन काल से ही, है ना। और उसके बाद से जो भी शासक आए, अपना जो भी उन्होंने कार्य किया उसको जो है जीवनांतर याद रखने के लिए, आगे आने वाले पीढ़ियों को बताने के लिए जो उन्होंने अभिलेख लिखवाए, पत्थरों पर जो है उन्होंने लिखवा दिया, ताकि कहीं कभी मिट ही न सके, है ना, आज तक आपको जो है उपलब्ध है। तो आपका बुद्ध सेन का जो है अभिलेख है वो बोधगया से प्राप्त हुआ है। कहां से? बुद्ध सेन का आपका बोधगया से प्राप्त हुआ है ना। बिहार शरीफ में भी एक अभिलेख है।
बिहार शरीफ के बारे में हमने आपको बताया था, है ना, जो तुगलक वंश के समय जो है आपका राजधानी कहाँ हुआ करता था, बिहार शरीफ में जो है राजधानी हुआ करता था। और जो है आपका ये जो आपका था क्या नाम है उसका, शेरशाह सूरी के समय जो है पटना राजधानी हुआ करता था, पाटलिपुत्र राजधानी हुआ करता था, है ना। तो ये आपकी बात आपको मालूम है। संग्राम गुप्त का जो है पंचोब अभिलेख है, फिरोज तुगलक का राजगीर जैन अभिलेख है, जिसमें हमने बताया था आपको तुगलक वंश जब हम पढ़ा रहे थे तो फिरोज तुगलक जो है वो बिहार से जब गुजर रहा था तो जैन मंदिर बनाने के लिए उन्हें जैनों को जो है उन्होंने दान भी दिया था। तो राजगीर में जैन अभिलेख है, उसमें जो है फिरोज तुगलक के बारे में वर्णन है। शेरशाह का भभुआ अभिलेख है आपका, कैमूर भभुआ जो है ना, वहां पे शेरशाह का अभिलेख है। उसके बाद बलाल सेन का जो है सनोकर अभिलेख है, बलाल सेन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, काफी बुद्धिजीवी वर्ग के व्यक्ति था, है ना, इसने अद्भुत सागर की रचना की है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक का बेनिबन अभिलेख है ना, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो है चर्चा है। तो इसके बारे में जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में सिख के बारे में जहां तक जानकारी प्राप्त हुई है तो बिहार में सबसे पहले आने वाले जो सिख गुरु थे उनका नाम था गुरु नानक, और उन्होंने बिहार में आकर के गया, राजगीर, पटना, भागलपुर, मुंगेर जैसे जगहों को इन्होंने भ्रमण किया। उसके बाद गुरु तेग बहादुर का नाम आता है, इन्होंने सासाराम, पटना, गया के क्षेत्रों में भ्रमण किया। और गुरु तेग बहादुर के ही जो है गुरु तेग बहादुर जो थे 9वें सिख गुरु थे। उसके बाद 10वें सिख गुरु जो है उन्हीं का जो है उन्हीं का पुत्र हुए गुरु गोविंद सिंह जिनका नाम है। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में हुआ था, और बाद में जो है पटना साहिब के नाम से वह जो है प्रचलित हुआ गुरु गोविंद सिंह के वजह से। गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम गुजरी देवी और पिता का नाम गुरु जो है तेग बहादुर, उनका माता गुजरी देवी और पिता तेग बहादुर, है ना। उसके बाद इनका के बारे में एक जो है आता है कि 4.5 वर्ष की जब आयु थी इनकी तो पटना से आनंदपुर तक का जो है भ्रमण कर लिए थे, है ना। 1699 में खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना किया, 1666 में इनका जन्म हुआ, और 1699 में इन्होंने क्या किया, खालसा पंथ का स्थापना कर दिया 33 वर्ष की आयु में। इन्होंने पवित्र ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहिब है जो आधा अधूरा था उसको इन्होंने पूर्ण किया। और जो है ये काफी संघर्ष किए, मुगल शासकों के साथ इनको काफी संघर्ष हुआ, कई बार लगभग 40-42 बार जो इनका जो है उनके साथ संघर्ष होते रहा समाज को लेकर के। और इन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों के साथ संघर्ष करते हुए सारा कुछ अपना खो दिए थे, खुद भी शहीद हो गए, इनके जो है 4 लड़के उसमें शहीद हो गए, सारा चीज पूरा परिवार इनका जो है मुगलों के साथ संघर्ष करते करते जो है वो क्या हुआ, शहीद हो गया। और इसलिए जो है गुरु गोविंद सिंह को सर्ववंशदानी कहा जाता है कि इन्होंने धर्म के लिए, समाज के लिए जो है सर्ववंश यानी कि पूरा वंश इन्होंने त्याग दिया, दान कर दिया, तो सर्वंशदानी भी इनको कहा जाता है। और मुगलों के साथ संघर्ष करते करते ही नांदेड़ साहिब में इनका जो है 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, ये शहीद को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो है गुरु गोविंद सिंह के बारे में आपको ध्यान रखना है, इसलिए कि ये बिहार से प्रॉपर जो है रहने वाले थे, बिहार में ही इनका जन्म कर्म सारा चीज हुआ, है ना। तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, इसलिए हमने कई बिंदुओं को जो है मुख्य बिंदुओं को रखा है आपके समक्ष। तो ये है मुख्य रूप से मध्यकालीन बिहार के इतिहास के ये सारे जो कैरेक्टर थे हमने आपके समक्ष रख दिया। आपको जो है इसको ध्यान में रखना है, वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, है ना। जहां भी बैठे हो खाली हो आप वीडियो देख लें, आपको एक वीडियो मुश्किल से 8 से 10 मिनट का है, उसमें बहुत सारी बातें आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम मिलते हैं आधुनिक बिहार के इतिहास के साथ। हम लोग पूरे जोश खरोश के साथ जो है पूरे आंधी के रफ्तार से युद्ध स्तर पर हम लोग जो है शुरू करेंगे आपका आधुनिक बिहार का इतिहास, चूंकि वहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे, इतिहास सेक्शन से यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो सबसे अधिक जो है आधुनिक इतिहास से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए उसे हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक जो है पढ़ना और समझना होता है। इतिहास हो, भूगोल हो, पॉल साइंस हो, अर्थशास्त्र हो, साइंस हो, मैथ हो, सभी विषय समझने का है, रटने का नहीं है। रटंत विद्या घटंत, देखंत सुनंत विद्या बढ़ंत। तो आप वीडियो देखते रहिए, आपका ज्ञान बढ़ते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़कर रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए।